ई कंटेंट योजना अंतर्गत आज हम कक्षा BA द्वितीय वर्ष विषय हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र प्रकरण पर्दे के पीछे एकांकी, इसके जो एकांकीकार है लेखक है उदय शंकर भट्ट। ये बहुत ही मार्मिक एकांकी है। इस एकांकी से संबंधित पिछले वीडियो में हमने इसका जो एकांकीकार है लेखक उदय शंकर भट्ट, उनका जीवन परिचय और साथ में प्रस्तुत एकांकी का जो सारांश है उसको हम पढ़ चुके हैं। प्रस्तुत वीडियो में आज हम इस एकांकी के जो व्याख्या की दृष्टि से या यूँ कहे परीक्षा की दृष्टि से जो मार्मिक या प्रमुख गद्यांश है या गद्यावतरण है उनकी हम सप्रसंग व्याख्याएं करेंगे। तो पहले हम ये वाक्यांश को पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा परिचय दे देता हूँ। मैं SL बैरवा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय बयाना, जिला भरतपुर, और जिस एकांकी संकलन चर्चा कर रहे हैं 7 एकांकी नामक एकांकी संग्रह है, ये महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के BA पार्ट सेकंड ईयर हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र में ये सम्मिलित है। तो अब हम BA द्वितीय वर्ष की छात्राएं प्रस्तुत वीडियो को ध्यान से देखें, इसका अच्छी तरह से अवलोकन करें, इसका विवेचन विश्लेषण करें, समीक्षा करें। उसके उपरांत या तत्पश्चात इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करने में कोताही ना बरतें। तो हम पहले इस का जो पहला जो गद्यांश है, गद्यावतरण है, उसको पढ़ते हैं। उसके बाद व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर, व्याख्या के 4 सोपान होते हैं संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ, सामाजिक, चौथा है सामाजिक साहित्यिक विश्लेषण या कलात्मक सौंदर्य। तो पहला जो गद्यांश है उसको पढ़ते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये गद्यांश। बात ऐसी करो तुम जानो कि आदमी गिरफ्त में न आवे। तुमने ठीक कहा, मैं सबको देख लूँगा। सामने खड़ा होकर और जूते की ओर इशारा करके, चांदी का चाहिए, वैसे इसे ऋषि मुनि भी नहीं छोड़ सके। चांदी का जो जूता अर्थात पैसा, रिश्वत, वैसे इसे ऋषि मुनि भी नहीं छोड़ सके। तुम जानो फिर इनकी तो बात ही क्या है। आंखें मटकाकर, पर इसका ख्याल रखना ही पड़ेगा। न हो 200-400 फेंक दो उसकी तरफ भी। कुत्ते को रोटी का टुकड़ा डाल दो तो काटना क्या, भौंकना भी छोड़ दे। चाचा जी कहा करे थे, रुपया कमाओ तो एक भुर्सी में 2। कैसे भला, 1 पैसे नौकरी में बांटो, 1 पैसा फेंक कर अफसर का मुंह बंद करो, 2 पैसे दान करो तो 15 आने पचे पचाए धरे हैं। अब हम इस गद्यांश का व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर इसका विवेचन विश्लेषण करते हैं। तो पहले हम प्रस्तुत गद्यावतरण का संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक 7 एकांकी संग्रह में संकलित उदय शंकर भट्ट द्वारा रचित पर्दे के पीछे एकांकी से प्रस्तुत गद्यांश या गद्यावतरण उद्धृत है, अवतरित है, लिया गया है। अब हम इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में सेठ चित्रमल बेईमानी से काफ़ी धन कमाता है,
परंतु दिखावे के लिए वह पशु पक्षियों का अस्पताल, हॉस्पिटल खुलवाता है और डॉक्टर रखता है। वस्तुतः वह दानी और परोपकारी होने का दिखावा करता है, परंतु पर्दे के पीछे अनैतिक काम करता है, अनैतिक कार्यों को अंजाम देता है। लेकिन होता क्या है पर्दे के पीछे? उसके यहाँ आयकर अधिकारी आने वाले हैं जो कि डॉक्टर साहब के परिचित हैं। वह डॉक्टर साहब को दीनू के साथ भार भेज देता है और अपने मुनीम से कहकर बइयों में फेरबदल, बइयाँ होती है जो खाता होता है, लेखा जोखा होता है, उनमें फेरबदल करवाता है और उसे आदेश निर्देश देता है। इसी क्रम में सेठ क्या कहता है, उसका वर्णन इस गद्यांश में किया गया है। तो अब हम व्याख्या का जो तीसरा सोपान है इसका भावार्थ देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में सेठ अपने बड़े मुनीम से कहता है कि बात इस प्रकार से करो, इस ढंग से करो कि आदमी किसी के जाल में फंस सके, फंस जाए। मुनीम जी तुम सही कहते हो कि आदमी 2 पैसे कमाना चाहता है, अर्जित करना चाहता है, कमाना चाहता है, और यदि आदमी सावधान रहे तो कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बाल भी बांका नहीं कर सकता है। आप चिंता नहीं करें, बाकी मैं सब कुछ देख लूँगा, चिंता की कोई बात नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। सेठ जूते की नोक की ओर देखकर कहता है कि सभी को चांदी का जूता चाहिए, यानी रिश्वत चाहिए। दूसरे शब्दों में यदि सीधे रास्ते काम न चल सके तो रिश्वत में धन देकर काम को करवाया जा सकता है। सत्य तो यह है कि बड़े बड़े ऋषि मुनि भी धन का लालच नहीं छोड़ सके। ऋषि मुनि भी क्या है, धन की तरफ मोहित हो गए हैं, आकर्षित हो गए हैं। और कहा भी है कि मीठी मीठी माया तजी न जाए। तो सत्य तो यह है कि बड़े बड़े ऋषि मुनि भी धन का लालच नहीं छोड़ सके। फिर आदमी की तो औकात ही क्या है? आज के ज़माने में सभी को भौतिक सुख सुविधाएं चाहिए जो कि धन के बिना पूरी नहीं हो सकती। इसके लिए धन चाहिए सुख सुविधाओं को लेने के लिए। अतः हर कोई धन के लालच में फंस ही जाता है। इजी गोइंग में आसानी से क्या है, धन का लालच दे करके व्यक्ति को फांस लिया जा सकता है। फिर भी हमें ख्याल तो रखना ही होगा कि हम सावधान रहें, अलर्ट रहें, सावचेत रहें। यदि सीधी राह काम न करे तो 2-4 अर्थात थोड़ा बहुत धन उन आयकर वालों की ओर भी फेंक देंगे, उनको दे देंगे और हो जाएगा काम। इस धन में बड़ी ताकत है। जैसे यदि कुत्ते के सामने रोटी का टुकड़ा डाल दिया जाए तो वे काटना तो दूर की बात है, भौंकना तक को छोड़ देता है। इसी प्रकार से इन लोगों को रिश्वत के रूप में धन दे दिया जाए तो ये अधिकारीगण केवल खाना पूर्ति करके अपने काम की इतिश्री कर देंगे या अतिश्री कर देते हैं। वैसे हमारे काका जी ठीक ही कहा करते थे कि जीवन में यदि रुपया कमाओ तो उसे पूरा मत हड़पो, उसमें से 1 पैसा अपने नौकरों में बांटो, कुछ हिस्सा 2 पैसा दान करो और 1 पैसा अधिकारियों के मुंह पर मारो, अर्थात अपने नौकरों को भी संतुष्ट करो जिससे भविष्य में राज न खोल सकें। 2 पैसा दान में दो जिससे किया गया पाप धुल सके, और 1 पैसा भ्रष्ट अधिकारियों को दो जिससे वे बेईमानी से कमाए धन को उजागर नहीं करें। इतना सब करने के बाद भी कमाए हुए धन में से 15 आने तो आसानी से बच ही जाते हैं। तो ये इस पद्यांश का भावार्थ है। अब हम व्याख्या का जो 4था सोपान है इसका सामाजिक साहित्यिक विश्लेषण है या कलात्मक सौंदर्य है उसको देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने
वर्तमान समाज में बेईमानी और भ्रष्टाचार के फैलते व्यापार पर करारा व्यंग किया है, तीखा व्यंग किया है। भ्रष्ट लोग धन का लालच देकर किस प्रकार से नौकरशाहों के ईमान को खदने की कोशिश करते हैं और वे सफल भी हो जाते हैं। इस कार्य में वो सफल भी हो जाते हैं। वह इस अवतरण से स्पष्ट हो जाता है नैतिक मूल्यों का हनन हो रहा है। नैतिक जो मूल्य है उनका ह्रास हो रहा है, हनन हो रहा है और चारों ओर भ्रष्टाचार और बेईमानी का वट वृक्ष फैलता जा रहा है। इसकी लेखक ने करारी व्यंजना की है प्रस्तुत गद्यांश के अंदर। और प्रस्तुत अवतरण की या गद्यावतरण की भाषा मुहावरेदार, युक्ति युक्त और प्रांजल है। विचार व भावों को अभिव्यक्ति सुंदर है। तत्सम शब्दों के साथ साथ तद्भव शब्दों का प्रयोग भी हुआ है। और सारांश में उक्त या प्रस्तुत गद्यांश की भाषा शैली सहज सरल सुबोध और एकांकीकार या लेखक के भाव और विचारों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सशक्त और समर्थ है। अब हम अगला दूसरा जो मार्मिक गद्यांश है उसको पढ़ते हैं। डॉक्टर साहब, बुरा न मानो तो बात कहूँ। डॉक्टर साहब, बुरा न मानो तो बात कहूँ। इस घर सेठ के, इस घर में किसी बात की कमी नहीं रहती। तुम तनख्वाह के लिए लड़ो हो। यहाँ का नौकर राजा की तरह रहे हैं। चाहिए लगन से काम करने की आदत, कुछ करके दिखाओ, फिर सेठ जी से कहने की ज़रूरत नहीं होगी। समझे, काका जी जैसे दयालु तो होना मुश्किल है। देख नहीं रहे, बिना दो ब्राह्मणों को भोजन कराए भोजन नहीं करते। यह दूसरी बात है कि वे घर के ही रसोइये हैं। अब हम प्रस्तुत गद्यांश की व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर इसकी 6 प्रश्न व्याख्याएँ करेंगे, इसका विवेचन विश्लेषण करेंगे। तो नंबर 1, इसका संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक 7 एकांकी संग्रह में संकलित उदय शंकर भट्ट द्वारा रचित लिखित पर्दे के पीछे एकांकी से ये गद्यांश उद्धृत है, अवतरित है, लिया गया है। अब हम इस गद्यांश का प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत अवतरण में बड़े मुनीम सेठ जी के दोहरे व्यक्तित्व और चरित्र को विश्लेषित कर रहे हैं। सेठ जी एक और बेईमानी करके धन कमाते हैं तो दूसरी ओर पशु चिकित्सालय खुलवाकर दान पुण्य करने की बात करते हैं। इसमें बड़े मुनीम इसी संबंध में डॉक्टर साहब से वार्तालाप कर रहे हैं। क्या वो बात कर रहे हैं? अगले जो सोपान है, इसका भावार्थ है गद्यांश का, उसमें हम देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में बड़े मुनीम डॉक्टर साहब से कहते हैं कि डॉक्टर साहब, यदि आप बुरा न माने तो मैं आपसे कहूँ, आपसे कह दूँ, इस घर में अर्थात सेठ जी के घर में किसी भी बात की कमी नहीं है। किसी तरह की कोई कमी नहीं है, सब कुछ अटा पड़ा है, भरा पड़ा है। इसमें मन लगाकर काम करने की आवश्यकता है, सब कुछ मौजूद है सेठ जी के यहाँ। तुम यहाँ अपना वेतन बढ़वाने की बात कर रहे हो। अरे मैं तुम्हें बताऊं कि इस घर का नौकर भी राजा की तरह ही रहता है, उसको कोई कमी नहीं है। रहने, खाने, पीने की, पहनने की, ओढ़ने की, सब कुछ क्या है, यहाँ मौज है, आनंद है। हाँ, उसमें काम करने की लगन चाहिए। उसकी काम करने की लगन उसकी आदत में शुमार होनी चाहिए। इस दृष्टि से पहले तुम सेठ जी को कुछ काम करके तो दिखाओ, फिर सेठ जी से वेतन बढ़ाने के लिए कहने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो स्वतः ही बढ़ा देंगे। आप मेरी बात को अच्छी तरह से समझ लो। काका जी जैसा दयालु आदमी, यानी
सेठ जी ऐसे दयालु हैं, दयालु आदमी इस दुनिया में दूसरा होना मुश्किल है। आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हो कि वे बिना 2 ब्राह्मणों को खिलाए भोजन तक नहीं करते। यह अलग बात है कि वे 2 ब्राह्मण घर के रसोइये हैं, अर्थात वे भोजन भी घर के रसोइयों को ही कराते हैं, दूसरों को नहीं। इससे बड़ी दानशीलता उनकी कौन सी हो सकती है। तो ये इस गद्यांश का भावार्थ है। अब हम इसका सामाजिक साहित्यिक विश्लेषण देखते हैं या इसका कलात्मक सौंदर्य को देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में बड़े मुनीम के कथन के माध्यम से जहाँ सेठ जी के दोहरे चरित्र की ओर संकेत किया गया है, वहीं उनके चरित्र पर भी व्यंग किया गया है, कमेंट किया गया है। और प्रस्तुत गद्यांश की भाषा शैली सहज सरल, सुबोध और लेखक या एकांकीकार के भाव और विचारों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सशक्त और समर्थ है। अब हम तीसरा गद्यांश है उसको पढ़ते हैं। तो बेईमानी करना धर्म है, तो बेईमानी करना धर्म है, सरकार को धोखा देना, लोगों को लूटना धर्म है। कहाँ है धर्म? अरे क्या ऐसा धर्म मानने योग्य है? मैं धर्म नहीं मानता, मैं धर्म को नहीं मानता। जी तो ऐसा करे कि अपना गला घोंट लूँ। 4 महीने से घरवाली बीमार है, उसकी दवा दारू को पैसा नहीं है। माँ पिछले दिनों जीने से गिर गई, उसका पाँव ठीक नहीं होवे, न बगत पे रोटी न कुछ, कहाँ से लाऊं इतना पैसा? धर्मार्थ ओस डाले से दवा लाता हूँ, पर फायदा तो हो। पिछले दिनों बहू की कंठी बेची, आंखों में आंसू भर आते हैं, मर जाए तो पाप कटे। अब हम इस गद्यांश का व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर इसकी सप्रसंग व्याख्या करते हैं। तो पहले इसका संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश या गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक 7 एकांकी संग्रह में संकलित उदय शंकर भट्ट द्वारा रचित पर्दे के पीछे एकांकी से उद्धृत है, अवतरित है, लिया गया है। अब हम इस गद्यांश का प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में रामधन और घीसालाल के वार्तालाप में घीसालाल की आत्म व्यथा फूट पड़ती है। उसकी जो दीनहीन दशा है वो बाहर आ जाती है और वह आक्रोशित होकर सेठ जी के विरुद्ध बोलने लगता है। इसी प्रसंग में यह घासीलाल का कथन है। वो क्या कहते हैं, अब हम इस गद्यांश का जो तीसरा सोपान है, इसका भावार्थ है, उसमें देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में घीसालाल कहता है, तो क्या बेईमानी करना धर्म है? सरकार को धोखा देना और लोगों को लूटना धर्म है? ये कहाँ का धर्म है? क्या ऐसा धर्म मान्य है? यदि ऐसा धर्म मान्य है तो भी मैं ऐसे धर्म को धर्म नहीं मानता। क्या ऐसा धर्म मेरा तो मन तो करता है कि मैं अपने हाथों से अपना गला घोंट लूँ, गला दबा दूँ। 4 महीने से मेरी घरवाली बीमार है। कितने महीने हो गए? 4 महीने से खाट पे पड़ी है, बीमार है। उसकी दवा दारू कराने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। इतना ही नहीं, मेरे साथ कैसा बुरा समय आया है कि पत्नी की बीमारी के बीच ही साथ साथ ही पिछले दिनों माँ सीढ़ियों से गिर गई, सीढ़ियों से गिर गई रिपट करके। उसका पैर ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा है। खर्च इतना है कि वह चलता नहीं, बढ़ता जा रहा है खर्चा। न समय पर रोटी ही मिलती है। अब बताओ कि इतना पैसा कहाँ से लाऊं?
अपनी बेबसी के कारण ही तो धर्मार्थ औषधालय से दवा लाता हूँ, लेकिन उससे फ़ायदा नहीं हो रहा है। वो सस्ती दवा है। पैसे की आवश्यकता होने के कारण पिछले दिनों बहू की कंठी बेचनी पड़ी, उसके जेवर बेचने पड़े। व्यवस्था के कारण घासीलाल की आंखों में आंसू भर आते हैं। इस स्थिति में वह निराश होकर कहता है कि मर जाए तो पाप कटे, मुक्ति मिल जाए। अब हम इस गद्यांश का चौथा जो सोपान है, इसका कलात्मक सौंदर्य या सामाजिक साहित्यिक विश्लेषण है, उसको देखते हैं। उक्त गद्यांश में घीसालाल की निर्धनता का मर्म स्पर्शी चित्रण किया गया है। जब मनुष्य व्यवस्थाओं के घेरे में घिरकर असमर्थ हो जाता है, वो चारों ओर से समस्याओं से घिर जाता है, तब उसके मन में आक्रोश के भाव जन्म लेने लगते हैं, उत्पन्न होते हैं। घीसालाल की दारुण और कारुणिक स्थिति का यहाँ यथार्थ चित्रण लेखक द्वारा किया गया है और उक्त गद्यांश की भाषा शैली सहज, सरल, सुबोध और लेखक या एकांकीकार के भाव और विचारों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सशक्त और समर्थ है। अब अगला हम चौथा जो इस एकांकी का जो चौथा मार्मिक जो गद्यांश है उसको हम पढ़ते हैं। पहले बहुत अच्छा प्रोग्राम है, खादी के लिए रही बात, सो मैं तो आप जानते हैं प्राय स्वदेशी ही पहनता हूँ। फिर आप कहेंगे तो उन दिनों के लिए खादी के कपड़े बनवा लूँगा। वैसे खादी मुझे बहुत पसंद है। उन दिनों जब महात्मा जी यानी महात्मा गांधी का दौरा हुआ था, मैं तभी से खद्दर पहनने लगा था। ये तो सरकार के लोगों से मिलने के कारण बदलना पड़ा। अब तो खादी का निश्चय ही समझिए। अब हम इस गद्यांश का व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर इसका विवेचन विश्लेषण करते हैं या इसकी सप्रसंग व्याख्याएं करते हैं। तो नंबर 1 इसका संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक टेक्स्ट बुक 7 एकांकी संकलन में संकलित उदय शंकर भट्ट द्वारा रचित पर्दे के पीछे एकांकी से उद्धृत है, अवतरित है या लिया गया है। अब हम इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में गांधी जयंती के आयोजन सप्ताह के सुअवसर पर नेमीचंद और लालचंद दोनों कांग्रेसी नेता सेठ जी से मिलने आते हैं। कौन कौन? नेमीचंद और लालचंद, ये कांग्रेस के नेता थे। तो सेठ जी से मिलने आते हैं। वे गांधी जयंती पर आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों के बारे में बताते हुए कहते हैं कि हम खादी का भी प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि महात्मा गांधी जी को खादी बेहद प्रिय थी। और दरअसल में देखा जाए तो खादी के जो वस्त्र हैं वो स्वदेशी हैं। उनकी बातों को सुनकर प्रत्युत्तर में सेठ जी ने जो कुछ कहा उसमें या इसमें उसी प्रसंग का वर्णन किया गया है। तो अब हम प्रस्तुत गद्यांश का भावार्थ देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में सेठ जी दोनों कांग्रेसी नेताओं की बात सुनकर कहते हैं। कौन कौन दोनों नेता? नेमीचंद और लालचंद। दोनों की बातों को पहले तो सुनते हैं, फिर गौर करके फिर प्रत्युत्तर देते हैं, जवाब देते हैं। क्या कहते हैं? सुनकर कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छा प्रोग्राम है, ये तो बहुत अच्छा कार्य है कि आप खादी को या स्वदेशी को बढ़ावा दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है ये। जहाँ तक खादी पहनने की बात है, इस संबंध में आप लोग जानते ही हैं कि मैं तो हमेशा से ही स्वदेशी वस्त्र ही पहनता हूँ।
मेरी दिली ख्वाहिश है, मेरी खुद की क्या है ऐसी आदत है कि मैं स्वदेशी को अपनाना चाहता हूँ और स्वदेशी वस्त्रों को तवज्जो देता हूँ। मैं देशभक्त हूँ। देश की वस्तुएं देश में ही उत्पन्न हो और देश के लोगों के ही काम में आए, तो यही मेरा सिद्धांत है। विदेशी वस्तुओं को मैं कतई पसंद नहीं करता हूँ। मैं स्वदेशी पर गर्व करता हूँ। मुझे स्वदेशी वस्त्रों पर गर्व है। फिर भी यदि आप लोग कहेंगे तो उन दिनों के लिए खादी के कपड़े बनवा लूँगा। जैसे कोई कार्यक्रम होंगे या जो गांधी जयंती का जो साप्ताहिक या पाक्षिक जो प्रोग्राम है, उसमें मैं स्वयं क्या है खादी के वस्त्र बनवा लूँगा, क्योंकि मैं आप लोगों की इच्छा का बहुत सम्मान करता हूँ। आपकी इच्छा ही मेरी इच्छा है। मैं आपकी बातों को तहे दिल से तवज्जो देता हूँ। फिर भी मैं आप लोगों को निवेदन करना चाहता हूँ। मैं आपसे आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि खादी पहनना मुझे बहुत ही पसंद है। मेरी फेवरेट है खादी। उन दिनों जब महात्मा गांधी जी का दौरा हुआ था, मैं तो तभी से ही खादी पहनने लगा था। यह तो सरकार के लोगों से मिलने के कारण बदलना पड़ा। अर्थात सरकार को खुश करने के लिए ही मैंने खादी पहनना छोड़ दिया। परंतु वह समय बीत गया, वो चला गया। इसलिए अब खादी पहनने का पक्का इरादा है। मेरा वादा है कि मैं आज के बाद में स्वदेशी वस्त्रों को अपनाऊंगा और खादी को पहनूंगा। तो ये इस गद्यांश का भावार्थ है। अब हम व्याख्या का जो चौथा सोपान है, इसका सामाजिक साहित्यिक विश्लेषण या कलात्मक सौंदर्य है, उसको देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में सेठ जी की अवसरवादिता की मनोवृत्ति का लेखक ने व्यंग्यात्मक रूप से खुलासा किया है कि उसकी मनोवृत्ति क्या है, उसके मन में क्या चीज़ छिपी हुई है, उसका इसमें क्या है खुलासा किया है। और उक्त गद्यांश की या गद्यावतरण की भाषा शैली सहज, सरल, पात्रानुकूल शैली, वर्णनात्मक और भाषा शैली सरल, सुबोध और एकांकीकार या लेखक के भाव और विचारों को अभिव्यक्त करने में पूर्ण रूप से सक्षम और समर्थ है। आगे हम अगले वीडियो में जो शेष गद्यांश हैं उनकी सप्रसंग व्याख्याएं करेंगे। तो कृपया करके छात्राएं प्रस्तुत वीडियो को ध्यान से इसको देखें, सुने, इसका विवेचन विश्लेषण करें, इसका एनालिसिस करें, गौर से देखें। एक बार नहीं, इसको 2 बार देखें, तब जा कर के ये कंटेंट आपकी समझ में आएगा। ये विषय वस्तु है वो आपके दिमाग में बैठेगा। तो कृपया करके बीए द्वितीय वर्ष की ऐच्छिक विषय हिंदी साहित्य की जो छात्राएं हैं, विद्यार्थी हैं, प्रस्तुत वीडियो को ध्यान से देखें, इसको सुने, इसकी समीक्षा करें। उसके उपरांत प्रस्तुत वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। जब तक इसको गौर से या ध्यान से इसका विवेचन विश्लेषण नहीं कर पाएंगी, तब तक क्या है इस पर आप कोई टिप्पणी या कमेंट्स या कोई त्रुटि है इसके अंदर समझ में नहीं आ रही है तो उसकी तरफ मेरा ध्यान आकृष्ट करेंगी। तो पहले इसको क्या है ध्यान से सुने। मैं क्यों जोर दे रहा हूँ बार बार कि एक बार नहीं 2 बार यदि इसको हम देखेंगे तब जाकर के इस गद्यांश के जो गद्यांशों का मैंने चित्रण किया है, व्याख्या की है, भावार्थ स्पष्ट किया है, वो समझ में तभी आएगा। तो
तो बार बार क्या है, वीडियो को देखते रहें। धन्यवाद। आज इतना ही। नमस्कार।